हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया था। आज हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोगों ने कौन-कौन सा क्वेश्चन कर लिया है। पहला क्वेश्चन था हम लोग का, रेखीय अभिक्रमण से आप क्या समझते हैं? फिर उसके बाद था, रेखीय अभिक्रमण अनुदेशन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और ये तीसरा क्वेश्चन था, रेखीय अभिक्रमण को अपनी भाषा में समझाएं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन नंबर, देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर है, रेखीय श्रृंखला या फिर अभिक्रमित अनु रेखीय श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएँ अथवा दोषों को लिखें। देखिए, रेखीय अभिक्रमण एक सीधा और नियंत्रित तरीका है जो बुनियादी जानकारी सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन यह बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों, उच्च स्तरीय सोच या सामाजिक विकास को बढ़ावा नहीं देता। यह उन विषयों के लिए बहुत अच्छा है जहाँ चीज़ों को एक खास क्रम में सीखना ज़रूरी होता है, जैसे गणित के सूत्र या किसी प्रक्रिया के चरण। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं अथवा दोष या कमियां निम्नलिखित हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रेखीय अभिक्रमण में सीखने का एक सीधा और तय रास्ता होता है, लेकिन इस सीधे रास्ते की कुछ अपनी कमियां भी हैं, जो इसे हमेशा सबसे अच्छा तरीका नहीं बनाता। पहला, देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, एक ही लाठी से सबको हाँकना, लैक ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। इसमें हर बच्चे को एक ही क्रम में और एक ही तरीके से सीखना पड़ता है। जैसे अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक जल्दी समझ आ जाता है और वह आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे बाकी बच्चों का इंतज़ार करना पड़ता है या तयशुदा कदमों से ही आगे बढ़ना होता है। और अगर कोई बच्चा किसी एक पॉइंट पर अटक रहा है या कि उसे किसी खास तरीके से मदद चाहिए, तो यह तरीका उसकी व्यक्तिगत ज़रूरत पर ध्यान नहीं देता। यह सबके लिए एक जैसा होता है। इसमें अगला पॉइंट है, केवल रटने वाली चीज़ें। यह तरीका उन चीज़ों के लिए अच्छा है जहां आपको तथ्यों को याद करना है या साधारण जानकारी सीखनी है, जैसे नाम, तारीखें, सरल परिभाषाएं। लेकिन यह आपकी रचनात्मक सोचने समझने की शक्ति, समस्या हल करने की क्षमता या किसी चीज़ का गहरा विश्लेषण करने जैसी उच्च स्तर की सोच को विकसित नहीं करता। यह बस आपको क्या जानना है बताता है, कैसे सोचना है यह नहीं सिखाता है। सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं। यह उन विषयों के लिए बहुत अच्छा है जहाँ चीज़ें क्रमबद्ध होती है और तथ्य होते हैं, जैसे विज्ञान के बुनियादी सिद्धांत या व्याकरण के नियम। लेकिन जहाँ आपको किसी चीज़ को गहराई से समझना हो, तर्क वितर्क करना हो या अलग अलग धारणाओं को जोड़ना हो, वहाँ यह उतना उपयोगी नहीं होता। यह भावनात्मक या कलात्मक विषयों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। छात्रों को आज़ादी नहीं। इसमें छात्रों को अपनी प्रतिक्रियाएं देने या सीखने का तरीका चुनने की आज़ादी नहीं होती है। उन्हें वही करना होता है जो अभिक्रम बताता है। यह पूरी तरह से प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित होता है। बच्चे अपनी पसंद या जिज्ञासा के हिसाब से कुछ नया नहीं सीख सकते हैं। अगला पॉइंट है, बनाना मुश्किल। इस तरह की पढ़ाई सामग्री को बनाना बहुत मुश्किल होता है और यह समय लेने वाला काम होता है। एक बार बन जाने के बाद भी हमेशा यह ज़रूरी नहीं कि यह बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की हो। इसे बनाने के लिए खास कौशल और बहुत मेहनत लगती है। होशियार बच्चे बोर हो जाते हैं। जो बच्चे बहुत तेज होते हैं या पहले से ही कुछ जानते हैं, वे इस धीमे और दोहराव वाले तरीके से बोर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराना पड़ता है जो वो पहले से जानते हैं, केवल सिखाने के लिए, सुधारने के लिए नहीं। यह तरीका यह तरीका नई चीज़ें यह तरीका नई चीज़ें सिखाने या जानकारी देने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर कोई बच्चा किसी खास विषय में बहुत कमज़ोर है और उसे विशेष सुधार की ज़रूरत है, यानी सुधारात्मक शिक्षण, तो यह तरीका उतना प्रभावी नहीं होता। यह केवल आगे बढ़ाता है, पीछे जाकर कमजोरियों पर काम नहीं करता। सामाजिक प्रेरणा नहीं। इस तरीके में बच्चा अकेले बैठकर सीखता है। इसमें साथियों के साथ बातचीत करने, समूह में काम करने या दूसरों से सीखने का कोई मौका नहीं मिलता। इससे बच्चों में सामाजिक कौशल या समूह में काम करने की प्रेरणा विकसित नहीं होती। देखिए, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, रेखीय श्रृंखला
अभिक्रमित अनुदेशन की आवश्यकताओं को लिखें। रेखीय श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन की आवश्यकता। रेखीय श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसा तरीका है जो हमें सिखाने के पुराने तरीकों में आने वाली कुछ बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह पढ़ाई को ज़्यादा असरदार और छात्रों के लिए बेहतर बनाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की ज़रूरत इन खास वजहों से पड़ती है। छात्रों की निष्क्रियता। अक्सर हमारी कक्षाओं में शिक्षक ज़्यादा बोलते हैं और छात्र सिर्फ सुनते हैं। इससे छात्र उतने सक्रिय नहीं होते जितना उन्हें होना चाहिए। रेखीय अनुदेशन छात्रों को लगातार सक्रिय रखता है। दूसरा, तुरंत जांच की कमी। पारंपरिक पढ़ाई में यह पता लगाना मुश्किल होता है कि छात्र ने अभी अभी जो पढ़ा है उसे कितनी अच्छी तरह समझा है। इससे हमें तुरंत पता नहीं चलता कि छात्र कितना सफल हो रहा है। रेखीय अनुदेशन हर कदम पर छात्रों की समझ की जांच करता है। तीसरा पॉइंट है कमजोरियों का पता ना चलना और सुधार का अभाव। जब छात्रों को कोई चीज़ समझ नहीं आती और हमारी मौजूदा व्यवस्था में उनकी कमजोरियों का तुरंत पता नहीं चलता और ना ही उसे सुधारने के लिए तुरंत मदद मिल पाती है। रेखीय अनुदेशन छात्रों की कमजोरियों को तुरंत पहचानता है और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। चौथा पॉइंट है प्रतिपुष्टि की कमी। छात्र जो जवाब देते हैं या जो सीखते हैं उस पर उन्हें तुरंत यह नहीं बताया जाता कि उनका जवाब सही है या गलत और क्यों। इससे उन्हें सीखने में मदद नहीं मिलती। रेखीय अनुदेशन छात्रों को उनके हर जवाब पर तुरंत प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देता है। पाँचवा, केवल औसत छात्रों पर ध्यान। हमारी शिक्षा प्रणाली अक्सर औसत स्तर के छात्रों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इससे होशियार या कमज़ोर छात्रों की ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाती। रेखीय अनुदेशन हर छात्र की अपनी गति से सीखने में मदद करता है, चाहे वो तेज़ से सीखे या धीरे से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षा और सीखने के तरीके में एक बड़ी क्रांति लेकर आया है। यह पूरी तरह से इस बात पर आधारित है कि हम कैसे सीखते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर। यह छात्रों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करता है और उनकी समस्याओं को तुरंत हल करता है। हमारा ये पांचवा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के मूल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए आप इसे एक तरह से आपकी अपनी सीखने की यात्रा मान सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर या किताब आपको गाइड करती है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसा सीखने का तरीका है जहां आप अपनी गति से सीखते हैं। यह आपकी गलतियों को सीखने का मौका मानता है, आपकी कमजोरियों को पहचानता है और आपको सही जवाब चुनने के लिए उकसाता है। इसका मुख्य ध्यान इस बात पर है कि आप क्या सीखते हैं और यह सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया है। यानी शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है एक सीखने का तरीका होता है जहाँ पर आप अपनी गति से सीखते हैं। यह आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका मानता है, आपकी कमजोरियों को पहचानता है और आपको सही जवाब चुनने के लिए उकसाता है। इसका ध्यान इस बात पर है कि आप क्या सीखते हैं और यह सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया है। यह किसी बड़े सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि एक शिक्षण तकनीक है जिसे सीखने को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ इसके मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं। पहला, गलतियों से सीखना। शाखीय अनुदेशन का पहला सिद्धांत है जो कि डेविड केम ने दिया था। इनके अनुसार अगर आप कुछ गलत करते हैं तो यह बुरी बात नहीं है, यह बस आपको बताता है कि आपको कहाँ और कब मदद की ज़रूरत है। जैसे अगर आप कोई सवाल गलत करते हैं तो कंप्यूटर आपको बताएगा कि आपको उस विषय में और सीखने की ज़रूरत है, ना कि यह कि आप बुरे छात्र हैं। इसका मुख्य मकसद यह पहचानना है कि आप कहाँ कमज़ोर हैं ताकि उसे सुधारा जा सके। दूसरा, समस्याओं का पता लगाना, परीक्षा लेना नहीं। ये दूसरा सिद्धांत है। इस तरीके का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, यह ना कि सिर्फ यह देखना कि आपको कितना याद है। जैसे अगर आप गणित का कोई सवाल हल करते हैं और अटक जाते हैं तो यह सिस्टम आपको छोटे छोटे कदम देगा ताकि आप अपनी गलती को समझ सके और सुधार सकें। यह आपको सिर्फ पास फेल बताने के बजाय सीखने में मदद करता है। तीसरा, इंसानों के सीखने के तरीकों का उपयोग। ये तीसरा सिद्धांत है।
यह तरीका इस बात पर आधारित है कि इंसान कैसे सीखता है। यह सीखने की प्रक्रिया को सरल और स्वाभाविक बनाने की कोशिश करता है ताकि आप कोई भी चीज़ आसानी से सीख सकें। चौथा पॉइंट है, क्या सीखा यह ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे सीखा यह कम। चौथा सिद्धांत है ये, इस प्रणाली में सबसे ज़रूरी यह है कि आपने आखिर में क्या सीखा। आप किस तरीके से सीखें यह उतना मायने नहीं रखता है। जैसे अगर आप अंग्रेजी के कुछ शब्द सीखते हैं तो ज़रूरी यह है कि आपको वे शब्द याद हो गए हैं, ना कि यह कि आपने उन्हें कितनी बार लिखकर या पढ़कर सीखा। पांचवा पॉइंट है, बिना उकसावे के खुद से जवाब चुनना। ये पांचवा सिद्धांत है। जब आपको कोई सवाल दिया जाता है तो आपको बिना किसी हिंट या मदद के खुद से सही जवाब चुनना होता है। सवाल ऐसे होते हैं कि आपको कई विकल्प मिलते हैं और आपको उनमें से सही को पहचानना होता है। इससे आप अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को गहराई से सीखते हैं। देखिए, सातवां क्वेश्चन है, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं को लिखें। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नॉर्मन ए क्राउडर ने साखीय अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का एक प्रकार के बारे में कुछ बातें बताई है और उसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है अपनी गति से सीखना। इसमें हर छात्र अपनी ज़रूरत और क्षमता के हिसाब से पढ़ाई कर सकता है। उसे अपने पढ़ाई का रास्ता खुद चुनने की आज़ादी होती है। दूसरा है अपनी पसंद का जवाब। छात्रों को जवाब देने की पूरी आज़ादी होती है। उन्हें कई विकल्पों में से किसी एक को चुनने का मौका मिलता है। तीसरा, गलतियों से सीखना और सुधार। अगर कोई छात्र गलत जवाब देता है तो उन्हें बताया जाता है कि उनकी गलती कहाँ हुई है। फिर उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए उन्हें अलग से समझाया जाता है, जैसा कि ट्यूशन में होता है। कमजोरियों पर ध्यान। यह तरीका उन छात्रों के लिए बहुत कारगर है जिन्हें सीखने में ज़्यादा दिक्कत आती है। इसमें उनकी कमियों और मुश्किलों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है बनाना आसान। साखीय अनुदेशन को बनाना दूसरे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की तुलना में थोड़ा आसान होता है। छठा, इंसानों के लिए बना। इसे इंसानों को ट्रेनिंग देने के रिसर्च से बनाया गया है, इसलिए यह इंसानों के सीखने के तरीके के लिए ज़्यादा सही है। सातवां, बड़ा लक्ष्य। इसका इस्तेमाल ज़्यादा मुश्किल या बड़े शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आठवां, कई कामों में उपयोगी। यह सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि छात्रों को दिशा निर्देश देने और उनकी कमियों को सुधारने में भी बहुत असरदार है। नौवां पॉइंट है प्रेरणा का मेल। इसमें छात्रों को अंदर से मनोवैज्ञानिक और बाहर से सामाजिक दोनों तरह से प्रेरित किया जाता है। 10वां, अलग अलग विषयों के लिए। इसका उपयोग उन विषयों को पढ़ाने के लिए किया जा सकता है जिनमें अवधारणाओं जैसे क्या है समझना और विवरण जैसे कैसे काम करता है बताना दोनों शामिल है। 11वां पॉइंट है बदलाव के अनुसार ढलना। यह एक ऐसी विधि है जो छात्रों की अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से बदल सकती है, जिससे हर छात्र को अपनी ज़रूरतों के अनुसार सीखने का मौका मिलता है। 12वां है शिक्षण से जुड़ाव। इस आव्यूह का संबंध शिक्षण की कला से है, जबकि स्किनर की आव्यूह का संबंध अधिगम के विज्ञान से है। यह हमारा 7वां क्वेश्चन था। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 8वां क्वेश्चन कह रहा है प्रभावपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागमों की उपयोगिता को बताएं। देखिए, प्रभावपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागमों की उपयोगिता निम्नलिखित है। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। शिक्षण और सीखने में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जो एक साथ काम करती है। देखिए, इसमें पहला हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले जानेंगे हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जो इसे आप मशीन या उपकरण समझ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, टीवी, रेडियो या कोई भी ऐसे चीज़ जिसे आप छू सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हमें कुछ दिखाया या सुनाया जाता है। दूसरा इसमें है सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये वो निर्देश या प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को काम करने के लिए बताते हैं, जैसे कंप्यूटर में चलने वाले ऐप, वेबसाइटें या फिर सीखने के लिए बनाया गया विशेष कार्यक्रम, जैसे अभिक्रमित अध्ययन। यह हमें सीखने वाली सामग्री को एक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। ये दोनों प्रभावपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम का मतलब क्या होता है सीखना। यह दोनों प्रभावपूर्ण शिक्षण
एवं अधिगम की प्रक्रिया में क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये दोनों मिलकर पढ़ाई को ज़्यादा असरदार बनाते हैं। इसमें आपस में गहरा संबंध होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बिना अधूरा है। जैसे एक सीडी प्लेयर हार्डवेयर बिना सीडी सॉफ्टवेयर के गाने नहीं बजा सकता, वैसे ही एक कंप्यूटर यानी हार्डवेयर बिना प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों साथ मिलकर ही बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाना। इस तरीके में पढ़ाने वाले कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे कुछ तय उद्देश्यों को सीख सकें। ये तरीके और युक्तियाँ बच्चों को नए अनुभव देती है, जिससे वे चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनके व्यवहार अपेक्षित बदलाव आता है, यानी वे वह सीखते हैं जो सिखाना है। अगला पॉइंट है व्यवस्थित पढ़ाई। यह प्रणाली पढ़ाई को व्यवस्थित करती है। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि बच्चों को क्या सिखाना है। ये शिक्षण उद्देश्य होता है। फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे नियम, तरीके और युक्तियाँ चुनी जाती है। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें सही जवाब देने पर प्रोत्साहन दिया जाता है। आखिर में यह जांचा जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा, और ये जो जांचने का जो क्रिया होता है, प्रक्रिया, उसे मूल्यांकन कहते हैं। पढ़ाने के 3 चरणों पे जोर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में पढ़ाई के 3 महत्वपूर्ण चरणों पर ध्यान दिया जाता है। पहला अदा। अदा का मतलब इनपुट। इसमें वह जानकारी या सामग्री शामिल होती है जो बच्चों को दी जाती है, जैसे वीडियो, ऑडियो या पढ़ने की सामग्री। दूसरा है प्रोसेस। इसमें वो तरीके शामिल होते हैं जिनसे बच्चे जानकारी को समझते हैं और उस पर काम करते हैं, जैसे अभ्यास करना या सवाल हल करना। तीसरा पॉइंट है प्रदा यानी आउटपुट। आउटपुट इसमें बच्चे के सीखने का नतीजा शामिल होता है, यानी जो व्यवहार में बदलाव आता है या जो वे सीख जाते हैं, जैसे किसी प्रश्न का सही उत्तर देना या कोई कौशल सीख लेना। अतः हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मिलकर पढ़ाई को आधुनिक, आकर्षक और प्रभावी बनाते हैं। ये सिर्फ जानकारी देने के बजाय बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने में मदद करते हैं और उनकी प्रगति की जांच करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि सीखने के उद्देश्य पूरे हों। अगला क्वेश्चन है, देखिए हम लोग का 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। इंटरनेट की विशेषताएं एवं लाभ को लिखें। देखिए यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, इंटरनेट की विशेषताएं एवं लाभ को लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इंटरनेट की विशेषताएं एवं लाभ निम्नलिखित है। इंटरनेट की विशेषता एवं लाभ जानने से पहले हम यह जानेंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट को आप दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक बहुत बड़ा जाल समझ सकते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक दूसरे से जुड़ने, जानकारी खोजने और कई तरह के काम करने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इंटरनेट एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है जिसने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। यह हमें जानकारी खोजने, दूसरों से जुड़ने, मनोरंजन करने और सीखने के लिए अनगिनत अवसर प्रदान करता है। इंटरनेट की मुख्य विशेषताएं एवं लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है जानकारी का खजाना। इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप इंटरनेट पर खोज सकते हैं। वहाँ पे आपको लाखों जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, सीधा जुड़ाव। यह सिर्फ एक जगह से कई जगहों पर जानकारी भेजने जैसा नहीं है, जैसे टीवी प्रसारण। इंटरनेट पर आप सीधे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं और जानकारी भेज सकते हैं। तीसरा पॉइंट है मनोरंजन और सीखने के कई तरीके। इंटरनेट पर आप केवल टेक्स्ट ही नहीं बल्कि वीडियो, आवाज़ और तस्वीर भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं और अपनी पसंद की कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं। एक क्लिक पर दुनिया की जानकारी। इंटरनेट के द्वारा आप एक क्लिक पर दुनिया की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट पर हाइपरलिंक नाम की एक सुविधा होती है। इसका मतलब है कि किसी भी शब्द या तस्वीर पर क्लिक करके आप सीधे उससे जुड़ी जानकारी या वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। पांचवा है नोट्स और ज़रूरी जानकारी बांटना। देखिए, नोट्स और ज़रूरी जानकारी बांटना।
आप इंटरनेट के जरिए अपने दोस्तों, सहकर्मियों या किसी को भी ज़रूरी नोट्स या जानकारी आसानी से भेज सकते हैं और उनसे ले भी सकते हैं। छठा पॉइंट है ताज़ा खबरें। दुनिया में कहीं भी क्या हो रहा है, इसकी सबसे ताज़ा जानकारी आपको इंटरनेट पर तुरंत मिल जाती है। व्यापार और बातचीत। लोग इंटरनेट का इस्तेमाल व्यापार से जुड़ी बातचीत करने और बड़े-बड़े समझौतों करने के लिए भी करते हैं, भले ही वे अलग-अलग शहरों या देशों में हों। आठवां पॉइंट है वैज्ञानिकों के लिए शोध का माध्यम। वैज्ञानिकों और शोधकर्ता इंटरनेट का इस्तेमाल एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने, अपने शोध को बांटने और नए नए आविष्कार करने के लिए करते हैं। नौवां पॉइंट है समान रुचियों वाले लोगों से जुड़ना। अगर आपकी कोई खास रुचि है, जैसे कोई हॉबी, खेल या विषय, तो आप इंटरनेट पर ऐसे दूसरे लोगों को ढूंढ सकते हैं जिनकी रुचि भी वही हो। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और जानकारी बांट सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे सोशल साइट होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, तो उनके जरिए भी आप विभिन्न तरह के लोगों से जुड़ सकते हैं। 10वां पॉइंट है फाइलें भेजना और लेना। आप अपनी कंप्यूटर फाइलें जैसे फ़ोटो, डॉक्यूमेंट या वीडियो ज़रूरत के हिसाब से किसी को भी भेज सकते हैं और उनसे ले भी सकते हैं। ये जो फाइलें हैं आप व्हाट्सअप या फिर अन्य ऐपों के द्वारा भी भेज सकते हैं। देखिए हमारा जो 10th नंबर का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 11 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि रेखीय और अरेखीय कंप्यूटर क्या है? देखिए, रेखीय यानी लीनियर कंप्यूटर और नॉन लीनियर कंप्यूटर में क्या अंतर है, या हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों से आप क्या समझते हैं? देखिए, लीनियर कंप्यूटर यानी रेखीय कंप्यूटर खासकर शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो आप इसे एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली समझ सकते हैं जहां एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। इसमें एक केंद्रीय सिस्टम होता है जिससे कई छात्र और शिक्षक जुड़े जाते हैं। यहाँ कई कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आमतौर पर एक नेटवर्क के जरिए। यह प्रणाली दूर बैठे छात्रों को केंद्रीय संस्था या शिक्षक से जोड़ती है। शिक्षक या केंद्रीय संस्था एक जगह से कई छात्रों को निर्देश दे सकते हैं या उनसे बातचीत कर सकते हैं। छात्रों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक केंद्रीय सिस्टम या शिक्षक से मिलती है। यह ठीक वैसा है जैसा आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या किसी सर्वर से जुड़ी वेबसाइट पर पढ़ाई कर रहे हो। इसमें आप सीधे शिक्षक या अन्य छात्रों से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक ऑनलाइन क्लास चल रही है जहां शिक्षक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े हैं। एक ही समय पर सभी छात्रों जो दूसरे कंप्यूटर से जुड़े हैं उनको पढ़ा रहे हैं। सभी छात्र एक ही गति, एक ही क्रम में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूरस्थ शिक्षा में जहां एक केंद्रीय संस्थान और शिक्षक दूर बैठे छात्रों को नियंत्रित तरीके से निर्देश देते हैं, यह रेखीय तरीका हो सकता है। अरेखीय कंप्यूटर क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉन लीनियर कंप्यूटर कहते हैं। इसका प्रयोग स्थानीय होता है। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके पास अपना खुद का कंप्यूटर है जिसमें सीखने के लिए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम पड़े हैं। यह स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसमें छात्र अपनी गति से सीखता है, इसमें वह दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। जब छात्र कोई काम करता है तो कंप्यूटर तुरंत उन्हें बताता है कि उनका जवाब सही है या गलत है। यह अपनी तरफ से या पहले से तय जानकारी के हिसाब से प्रतिपुष्टि देता है। इसमें छात्र को किसी और कंप्यूटर या शिक्षक से जुड़े रहने की ज़रूरत नहीं होती। यह ऐसा है जैसे आप अपने फ़ोन पर कोई लर्निंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अकेले होते हैं और ऐप आपको सीधे बताता है आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जैसा कि आजकल टेक्स्ट बुक में ये ऑप्शन देता है टेस्ट देने का। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक वेबसाइट या एक लर्निंग आप जो है एक वेबसाइट या एक लर्निंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, कैरियर व्हील हो गया। ठीक है, उसमें टेस्ट देने का या ऑनलाइन क्लास लेने का ऑप्शन होता है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी विषय पर क्लिक कर सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं या कोई भी अभ्यास कर सकते हैं। आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपका जवाब सही है या गलत है। इसमें कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं है जो आपको बताए कि अब क्या करना है, बल्कि आप खुद ही अपने सीखने की गति और क्रम तय करते हैं। देखिए मुख्य अंतर और उपयोगिता क्या है रेखीय कंप्यूटर का और अरेखीय कंप्यूटर का। देखिए विशेषता, रेखीय कंप्यूटर प्रणाली और अरेखीय कंप्यूटर प्रणाली। नियंत्रण,
इसका रेखीय कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण केंद्रीय संस्था या शिक्षक का नियंत्रण इसमें अधिक होता है। अरेखीय कंप्यूटर प्रणाली में शिक्षार्थी का नियंत्रण अधिक होता है और ये स्वयं निर्देशित होता है। प्रवाह रेखीय कंप्यूटर प्रणाली में जानकारी और सीखने का क्रम तय होता है, इसमें एक के बाद एक होता है। और अरेखीय कंप्यूटर प्रणाली में जानकारी और सीखने का क्रम लचीला होता है, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। उदाहरण दूरस्थ शिक्षा में, लाइव क्लास में, नियंत्रित ऑनलाइन परीक्षा में, ये सब जो होता है रेखीय कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत आता है। अरेखीय कंप्यूटर प्रणाली जैसे लर्निंग ऐप, शैक्षिक वेबसाइट, इंटरैक्टिव ई बुक्स, ये सब अरेखीय कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं प्रतिपुष्टि, फीडबैक जिसको बोलते हैं। अक्सर केंद्रीय सिस्टम या शिक्षक से मिलती है, वो भी थोड़ी देर बाद मिलती है। रेखीय कंप्यूटर प्रणाली में जो फीडबैक होता है वो लेट से मिलता है, और ये किसके द्वारा मिलता है, सिस्टम के द्वारा मिलेगा या फिर शिक्षक के द्वारा मिलेगा। लेकिन अरेखीय कंप्यूटर प्रणाली में तुरंत और व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि होती है, जो कि उसी समय हो जाता है। जैसे आप टेक्स्ट बुक पे कोई टेस्ट दे रहे होंगे और उसका आप रिजल्ट जानना चाहें तो आप उसी समय जान सकते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं रेखीय जैसे एक सीधी सड़क पर चलना, जहां आपको तय रास्ते पर ही जाना है और कोई आपको रास्ता दिखा रहा है। अरेखीय में क्या होता है, जैसे एक पार्क में घूमना है, जहां आप अपनी मर्जी से किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं और अपने हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं। शिक्षा में दोनों का अपना महत्व है। रेखीय प्रणाली जहां व्यवस्थित और नियंत्रित सीखने के लिए उपयोगी है, वही अरेखीय प्रणाली छात्रों को अधिक स्वतंत्रता, अनुकूलन और तुरंत प्रतिक्रिया देकर सीखने को अधिक प्रभावी बनाती है। संक्षेप में हम यह बोल सकते हैं कि अरेखीय कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता है। क्या है, एकल उपयोगकर्ता अनुभव है, जहां कंप्यूटर आपको सीधे प्रतिक्रिया देता है, जबकि रेखीय कंप्यूटर एक जुड़ा हुआ नेटवर्क है, जहां आप दूर से केंद्रीय स्रोत जैसे शिक्षक या स्कूल से जुड़े होते हैं। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं।